योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, जस्ट एज अ चाइल्ड सीज एन apparition created by its own fancy, so also the stupid jeev creates on account of delusion this unreal body and sees it as separate from him। अर्थात सूत्र कहता है कि जिस प्रकार एक बच्चा अपनी कल्पना से निर्मित एक प्रेत को देखता है, उसी प्रकार ये जो मूर्ख जीव है वो भी अपने भ्रम के कारण इस शरीर को, अवास्तविक शरीर को इस तरह देखता है कि उसे जो सेल्फ है, जो उसका स्रोत है, उससे भिन्न जानता है। आज के जो सूत्र हैं जिनसे हम यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं वो सीधे सटीक हैं और व्यक्ति को भ्रम से बाहर लाने की ओर इशारा करने वाले हैं। और एक चीज यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण योग वशिष्ठ का सूत्र कह रहा है कि बहुत सारा जो हमारा जीवन है वो बचकानापन है, चाइल्डिश है। जैसे बच्चा कोई कल्पना से प्रेत निर्मित कर लेता है, तमाम कल्पनाएं बच्चे साकार कर लेते हैं वो और उनमें यकीन करने लगते हैं। इसी तरह से सूत्र कहता है कि जो ये नादान प्राणी है, जिसको मूर्ख जीव कहा है, स्टूपिड जीव, वो इस शरीर का एक अलग ही निर्माण करता है। शरीर अवास्तविक नहीं हो जाता, शरीर तो है, वो चेतना की जैसी अभिव्यक्ति है वैसी है, लेकिन एक तो वो इसे अपने स्रोत से अलग देखने की आदत डाल लेता है। जो वर्केबल फंक्शनल सेपरेशन, जो काम चलाऊ व्यवहारिक अलगाव स्रोत ने दिया है, उसको समझने के बजाय आम व्यक्ति अज्ञानतावश कुछ का कुछ प्रोजेक्ट कर लेता है, कुछ का कुछ प्रक्षेपित कर लेता है। उसके लिए ये शरीर कुछ का कुछ हो जाता है। एक तो ये शरीर मेरा हो जाता है, ये शरीर अच्छा बुरा, पवित्र अपवित्र हो जाता है। फिर मेरे शरीरों और दूसरे शरीरों के बीच निश्चित किस्म के विभाजनों की एक भ्रामक श्रृंखला, एक डेल्यूजनल चेन प्रारंभ हो जाती है। तो ये सब उसके अपने ही द्वारा निर्मित की गई श्रृंखलाएं हैं। और योग वशिष्ठ के सूत्रों को देखें तो सीधी सटीक बातों में इतनी क्रांतिकारी बातें कही गई हैं, जिसमें तथाकथित अध्यात्म जिसको लोग समझते हैं उसकी तो सारी नींव हिल जाती है। सूत्र कह रहे बचकानापन है कल्पनाओं को आरोपित करके जीना। लेकिन अगर आज हम अपने धर्मों को देखें, किसी भी जगह कोई भी मजहब जो निर्मित हुआ है, पंथ निर्मित हुआ है, संप्रदाय निर्मित हुआ है, जिसे लोग धर्म भी कहते हैं, रिलीजन कहते हैं, वस्तुतः तो वो अलग अलग पंथ और संप्रदाय हैं। उनकी कल्पना की उड़ान देखिए, कल्पना की उनकी ऐसी उड़ान जैसे बच्चे कल्पना करते हैं। बच्चे कार्टून फिल्म देखते हैं और उनके लिए वो कार्टून जिंदा हो जाते हैं। वो डायनासोर की कहानियां पढ़ते हैं और वो सुबह डायनासोर के साथ नाश्ता करने लगते हैं। वो डायनासोर के साथ घूमने जाने लगते हैं। कभी किसी छोटे बच्चे के साथ बैठकर कहानियां सुनो, उससे पूछो क्या चल रहा है, बहुत आजकल ऐसा चल रहा है। सुबह आता है वो बड़ा वाला डायनासोर
फिर उसको टहलाने ले जाता हूँ, फिर पानी पिलाता हूँ, फिर ये करता हूँ, वो करता हूँ, और तरह तरह की कहानियाँ उसके पास होंगी। अब बच्चा एक ऐसी डेल्यूजनल स्टेट में है कि वो जो सोचता है उसको क्रिएट कर लेता है, वो करीब करीब उसको देखने लगता है, उसके लिए वो सच्चाई हो जाती है। लेकिन वो सच्चाई होती नहीं है। बच्चे की अपनी कल्पना है, तो इसको कहा है ना एपरेशन, एक जो उपस्थित हो गई कोई सत्ता। हम प्रेत किसे कहते हैं? प्रेत जो उदाहरण है वो यही है कि जो नहीं है और हमको दिख रहा है, हमारा प्रक्षेपण है, जो हमारा प्रोजेक्शन है, जो वो प्रेत होता है। तो सारे जो ये संप्रदाय हैं इनमें एक प्रेत लीला चलती है। उनकी स्वर्ग नरक की कल्पनाएं देखो, उनकी देवी देवताओं, एंजल्स, फरिश्तों, खुदा, गॉड, ये वो, ये लेवल, वो लेवल, इन सब की बातें सुनो। कहानियां ही कहानियां, फिक्शन ही फिक्शन। कहानियों में बुराई नहीं है, कहानियां सुंदर हैं, कहानियां अच्छी हैं, लेकिन कहानियों को कहानियों की तरह देखा जाए और उनका आनंद लिया जाए तब तो बात ठीक है। लेकिन कहानियों को अगर बहुत गंभीरता से ले लिया जाए तब सारी समस्या है। ये कहानियां बहुत सारी डेल्यूजनल मेमोरी भी क्रिएट करती हैं, भ्रामक स्मृतियां। तो इसीलिए कई बार लोग पीछे जाते हैं, सोचते हैं अच्छा मुझे याद आ रहा है। कभी कभी वो कुछ हुआ ही नहीं जो उनको याद आ रहा है, क्योंकि वो उनका जो चाइल्डिश माइंड था उसके द्वारा क्रिएट की गई एक घटना थी। जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह की जो बातें होती हैं, रिग्रेशन, तो उसमें कई लोगों को लगता है कितना सही मैंने देख लिया, और मैंने लोगों को करके प्रैक्टिकली दिखाया। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसे जो आयोजन होते हैं उनको प्रैक्टिकली करके लोगों को समझाया कि देखो ये दिख रहा है और ये वास्तविक नहीं है, ये मन से ही आया है, ये एक फिक्शन है, कहानी है। अगर वो फिक्शन थेरेपेटिक है, हमारे जीवन में थेरेपी ले आता है तो अच्छा है। तो कई जगह पर जो ये रिग्रेशन है वो थेरेपी की तरह से उपयोग में लाए जाते हैं, वो उचित है। लेकिन कोई यकीन करने लगे कि मैं ऐसा था वैसा था तो मुश्किल में पड़ जाएगा। जब ये रिग्रेशन वगैरह के सिद्धांत बड़े प्रचलित थे तो पश्चिम में एक घटना हुई और बड़ी रोचक थी। उसके बाद ये रिग्रेशन जो हम सम्मोहन में करते हैं उसके ऊपर कानून बना और उसको एक गाइडलाइन, एक रूलिंग दी गई, व्यवस्था दी गई। घटनाक्रम ये हुआ कि एक लड़की थी, युवा, 19-20 साल की, कुछ परेशानी थी, वो किसी साइकेट्रिस्ट के पास गई और साइकेट्रिस्ट ने उसको रिग्रेस किया, यानी कि पीछे ले गया, सम्मोहन में जैसा होता है, उसके बचपन की स्मृतियों में ले गया। और बचपन में उसने ट्राउमा, एक धक्का याद किया, और इतना विचित्र धक्का याद किया कि उसको याद आया कि उसके जो पिता थे, फादर, उन्होंने उसे मोलेस्ट किया था, उसको सेक्सुअली अब्यूज किया था। और पहले परंपरा भी थी, वो रिग्रेशन की सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती थी, वो रिकॉर्ड हो रही थी, वो रिकॉर्ड हुई। जो साइकेट्रिस्ट था, जो उसकी टीम थी, वो चौकन्ने हुए। उनको लगा कि अरे ये तो बड़ी खतरनाक बात है, एक पुत्री को उसके पिता ने सेक्सुअली अब्यूज किया। तो उन्होंने ये सूचना कोर्ट में दे दी, पुलिस में दे दी। वो जो पिता था वो अरेस्ट हो गया।
लेकिन इस आरोप से उस पिता को इतना धक्का लगा, इतना सदमा लगा कि उसने अपना बचाव ही नहीं किया और जो प्राविधान सजा का था वो दे दिया गया, वो चला गया। फिर उसकी एक मित्र जब आई शहर में और उनको पता चला कि अरे ऐसी ऐसी घटना हुई, किसी साइकेट्रिस्ट ने रिग्रेशन की सूचना दी और वो जेल में चला गया, सजा हो गई। और वो उसको इतने अच्छे से जानती थी, उसको लगा कि ये इंसान तो ऐसा है ही नहीं, किसी दूसरे की तरफ इस तरह की इसकी कोई प्रवृत्ति नहीं, अपनी बेटी अपनी पुत्री के साथ ऐसा, उसको यकीन नहीं हुआ। तो वो गई मिलने उससे और उससे पूछा माजरा क्या है ये। उस व्यक्ति ने कहा देखो, मैं तो उन दिनों में ऑस्ट्रेलिया में था, ये जिन डेट्स और जिन दिनों की घटनाओं का वर्णन ये साइकेट्रिस्ट अपने रिग्रेशन में बता रहे हैं कि उसको स्मरण में आया उस मेरी बेटी को, वो जो दरमियान 1 महीने के बीच की घटनाएं हैं, उन दिनों तो मैं ऑस्ट्रेलिया में था। तो उसके मित्र ने पूछा कोई प्रूफ है? तो उसने एयर टिकट, अपने स्टे और सारे प्रूफ उसको फिर बताए। पहले उसको ख्याल ही नहीं आया कि ये सब बातें भी वो बोल सकता है, इतना वो शॉक्ड हो गया अपनी बेटी के आरोप से। तो जब फिर उसके मित्र ने ये सब एविडेंस जुटाए और कोर्ट में रखे तो बात प्रूफ हो गई कि ये तो एक काल्पनिक घटना कहानी है, ये व्यक्ति तो था ही नहीं उन दिनों में यहाँ पर, तो ऐसा संभव कैसा है? तो उस लड़की ने ऐसा कैसे स्मरण कर लिया और कैसे बता दिया? तो जब साइकेट्रिस्ट के ऊपर दबाव डाला गया तब एक नई थ्योरी निकल कर आई। थ्योरी ये कि अगर कोई बच्चा किसी घटना को बार बार अपने मन में दोहराता है तो उसके लिए वो वास्तविक हो जाती है और उसकी स्मृति भी वास्तविक बन जाती है। तो कहानी दूसरी हुई, कहानी निकल कर ही आई कि पिता का पुत्री की तरफ ऐसा कोई भी बर्ताव नहीं था, बल्कि पुत्री के अंदर ही कोई मानसिक ऐसी दुर्घटना या ऐसी डेविएशन, ऐसी विकृति आई कि वो अपने पिता को लेकर ऐसा कुछ विजुअलाइज करने लगी और उस विजुअलाइजेशन को उसने हकीकत मान लिया। और जब रिग्रेशन में गई तो उसकी मेमोरी एक्टिव हुई, उसको लगा कि ऐसा ही हुआ था, ये तो सच बात है। तब उसको लगा कि ये तो बड़ा दुखद है कि पिता ने ऐसा किया, और वो बचपन की कल्पना भूल गई, उसके अंदर मन में चली होगी। तो इस घटना के बाद फिर कानून बना और ये जो रिग्रेशन और सम्मोहन के एविडेंस थे इनको अमान्य करार दिया गया कि ये कोई मान्य साक्ष्य नहीं है कि सम्मोहन के आधार पर या कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है अपनी स्मृति के, या कोई बता दे कि इसने तो अपने अंतर्मन में जाकर ऐसी बात बोली थी या इसने रिग्रेस होकर ऐसी बात बोली थी, तो वो अमान्य हो गई कोर्ट में। फिर उसका एविडेंस नहीं रहा। ये हो गया कि एविडेंस एविडेंस है, कहानियों में नहीं। फिर मनोविज्ञान की शोध जब आगे और बढ़ी तो उसमें एक चीज़ समझ में आई लोगों के कि माइंड का एक पैटर्न है जो फॉल्स मेमोरीज क्रिएट कर सकता है। तो बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि वो बड़े दावे से कहते हैं कि नहीं ऐसा है, था मेरे साथ, मेरे जीवन में ऐसा हुआ, और हम कहते हैं ये आदमी गलत बोल रहा है। लेकिन अगर हम करुणापूर्वक देखेंगे वो गलत नहीं बोल रहा है, उसके मन की वो पॉकेट उसके लिए एक एपरेशन क्रिएट कर दे रही, उसके लिए प्रेत का निर्माण कर दे रही, और वो उस डिल्यूजन में जी रहा है। अपने सांसारिक जीवन में, घर परिवार संबंध में कितने डेल्यूजनल एस्पेक्ट, कितने व्यामोह भ्रामक जो प्रक्षेपण है उसमें व्यक्ति जी रहा होता है, इसकी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि सब चल रहा है तो हम मानते हैं सब ठीक है। जब तक लोग एक दूसरे का सिर न फोड़ दें, एक दूसरे को काट न खाएं, एक दूसरे के ऊपर कुछ बुरी तरह से आक्रामक ना हो जाएं, तब तक हम मानते हैं कि सब ठीक है। और लोग ऐसे हैं कि बस अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, बाल वाल ठीक करके, मेकअप वेकअप करके एक सभ्य जीवन जी रहे हैं, और मौका मिलते ही आग लगाना, एक दूसरे को मारना, रक्तपात करना, इससे पीछे तो नहीं हटते। दंगे फसाद हो जाएं तो भीतर से वही सारे प्रेत निकल कर आ जाते हैं, क्योंकि कल्पनाओं में तो वही हैं।
कल्पना में कोई किसी का शत्रु हो चुका है, कल्पना में कोई किसी का मित्र हो चुका है। ये सब साइकोलॉजिकल डिल्यूजन है। और आजकल अगर सोशल मीडिया के एज में देखें तो ये नैरेटिव वॉर चल रही है। यहाँ काल्पनिक शत्रु बनाए जाते हैं, यहाँ काल्पनिक मित्र बनाए जाते हैं। लेकिन धर्मों ने जब व्यापार शुरू किया, संगठित धर्मों ने, तो उन्होंने इस मन की व्यवस्था को बड़े अच्छे से समझ लिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस संसार में जितना विध्वंसक काम होता है बड़े प्रतिभाशाली लोग करते हैं। तो उन्होंने सारा धर्म ऐसी ही कल्पनाओं पर खड़ा कर दिया, एक डेल्यूजनल इमेजिनेशन, जो एपरेशन। अब देखिए, मान्यताएं हैं, लोग मान रहे हैं, हर चीज में मान रहे हैं। ऋषि वशिष्ठ का ये सूत्र यूं तो देखे सिंपल है, लेकिन ऐसे देखे तो सारे संगठित धर्मों की आधारशिला से ईंटें खींच लेता है, बचते ही नहीं। तो अब वो इतनी बात समझाकर ये कहते हैं कि ये तो बचकानापन है, बच्चे ऐसी कल्पनाएं करके कुछ वास्तविकता मान लेते हैं, और ये शरीर केवल उस चेतना की एक अभिव्यक्ति है, एक रहस्यमय घटना है, उस स्रोत से अभिन्न है, वो जो सोर्स है उसकी ही अभिव्यक्ति है। कहाँ पर ये टूटा है ये तो हमको पता ही नहीं, लेकिन हमने इसको अलग मान लिया है, अपना मान लिया है, कुछ अच्छा और बुरा मान लिया है, और हम पीड़ित हो रहे हैं। शरीर को अगर हम इस देह को अगर हम बस देह की तरह देखते हैं, और देखते हैं ये अभिव्यक्ति है उस परिपूर्णता की, उस जो टोटलिटी की एक अद्वितीय अभिव्यक्ति की धारा है, वहां से बस ये शरीर निकला है। न ये मेरा है, न तेरा है, न उसका है, न इसका है, न किसी का है, बस है। न अच्छा है न बुरा है, ये हम सब बना रहे हैं उसको। एक अभिन्नता है, और अगर इस अभिन्नता को हम देखते हैं तो स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य है, क्योंकि स्रोत अपने आप में एब्सोल्यूट है। सोर्स से निकलकर जो अभिव्यक्तियां जा रही हैं वो परिपूर्णता की तरफ यात्रा कर रही हैं। तो हम एक तो इस शरीर को इतना सेपरेट मान लेते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो मेडिकल साइंस भी जब इवॉल्व होगी धीरे धीरे आगे, तो उसको भी कॉन्शियसनेस के इस डायमेंशन में, चेतना के इस आयाम में दस्तक देनी पड़ेगी कि हम इंसान को टोटलिटी की तरह देखेंगे, तभी उसके लिए कुछ समाधान ला पाएंगे। मनोचिकित्सा तो इधर थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है, थोड़ा थोड़ा। जैसे घर में किसी व्यक्ति को कोई मानसिक रुग्णता हो जाए तो मनोचिकित्सा कहेगी कि पूरे परिवार की मनोचिकित्सा करनी होगी। या अकेला व्यक्ति मनोरोगी नहीं हो गया है, ये पूरा परिवार ही कुछ ऐसी व्यवस्था में होगा जो एक व्यक्ति ज़्यादा विचलित हो गया, ज़्यादा सीमा रेखा के बाहर चला गया, तो हमें उसे देखना पड़ेगा। फिर इसको व्यावहारिक रूप से मुश्किल होगा, लेकिन हो सकता है आगे AI और डेटा का जो ये सारा आजकल कलेक्शन का खेल चल रहा है, हम सक्षम हो जाएं उस तरह के एनालिसिस करने में भी। लेकिन दायरा अगर बड़ा करें तो वो परिवार किन परिवार के समूहों के बीच रह रहा है, उनका परिवेश क्या है, वो मोहल्ला क्या है, वो भी उसके मानसिक स्वास्थ्य को बताएगा। फिर हम दायरा बड़ा करते जा सकते हैं। और आध्यात्मिक रूप से अगर हम देखें, ये पूरी कायनात का ही एक अभिव्यक्ति का हिस्सा है। तो एक व्यक्ति को अगर स्वस्थ बनाना है तो पूरे जगत को स्वस्थ बनाना होगा। हम अगर कहीं भी कुछ असुविधा, अस्वास्थ्य, अव्यवस्था, अराजकता निर्मित कर रहे हैं तो उसका असर अनेक शरीरों पर अलग अलग ढंग से जाएगा, क्योंकि वो अभिन्न है। सुदूर किसी आकाश गंगा में कोई तारा बनेगा, कोई मिटेगा, कोई वहां पर तूफान आएगा, कुछ जो भी होगा वहां पर, वो भी शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। भारत ने ऐसे सोचा, भारत ने इस दृष्टि में, इस दिशा में सोचा। यह अद्भुत है। तो अगर हमें स्वास्थ्य का ये दृष्टिकोण लेना पड़ेगा तो क्रांति होगी। मूल बात यही है कि बस
अस्तित्व की उस अभिव्यक्ति के साथ चलें। स्रोत जो कराए वो करें, जो ना कराए उसको ना करें। ना कराए तो पता ही नहीं चलेगा क्या नहीं कराया, जो नहीं कराया वो नहीं कराया। तो गहनतम शांति। और याद रखें कि गहनतम शांति ही विरलतम क्रांति है। एक शांत व्यक्ति ही सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति होता है। क्रांति का झंडा नहीं उठाता, क्रांति के नारे नहीं लगाता, उसकी उपस्थिति क्रांति कर देती है, क्योंकि वो किसी कल्पना, किसी व्यामोह, किसी धारणा, किसी मान्यता, किसी मत विश्वास, किसी पिंजड़े, किसी दायरे, किसी जंजीर, किसी का शिकार ही नहीं है। वो उन्मुक्त आकाश जैसा है, वो एक विराट जोड़ जैसा है। और जब कोई व्यक्ति अपने अंतरतम की समझ में उस विराट जोड़ की तरह हो जाता है, उन्मुक्त आकाश की तरह हो जाता है, तो उसकी उपस्थिति ही सब कुछ बदलने लगती है। जिसको लाओ त्से ताओ ते चिंग में कहते हैं कि एक गुरु बिना कुछ किए ही सब करता है, एक गुरु बिना कहे ही सब कुछ कहता है, और जो बिना किए करे वही गुरु है। बिना कहे कह दे तो अस्तित्व तो ऐसे ही काम करता है। तो शरीर को अलग थलग मानकर जीना समाप्त कर देना है। अपने भीतर के सारे बचकानेपन को, चाइल्डिशनेस को पोंछ देना है। बच्चों जैसे सरल निर्दोष तो रहिए, लेकिन बचकाने नहीं।